इन अ वे इट इज एपिक फेलियर ऑफ ट्रम्प। 21वीं सदी है, आप दुनिया को अगली क्या बोलोगे कि मैं अफ्रीका से स्लेव ट्रेड स्टार्ट करूंगा, वाइट सुप्रीमसिस्ट हूं, ये है वो है। तो ये तो बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए कमीनापन कि मैं लड़ नहीं सका, मैं लड़के हरा नहीं सका, तो मैं जैसे तैसे नुकसान करूंगा इस देश का, ताकि इस देश की व्यवस्था ही टूट जाए। और बोले मैं जा रहा हूं साहब, जरा छू के दिखाओ। छू के दिखाओगे तो युद्ध होगा, और नेसेसरी नहीं है कि मैं युद्ध यही लड़ूं जहां तुम तैयार हो। राइट। मैं ताइवान में हमला कर सकता हूं, मैं साउथ चाइना सी में हमला कर सकता हूं, और फिर तो तृतीय युद्ध शुरू हो ही गया। आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। आप समझो कि मैं बॉम्ब चला के मैं ईरान को सबड्यू कर दूंगा, आप पे नॉर्थ कोरिया चढ़ जाएगा, किम जोंग उन आपको ऊपर ठोक देगा, 2-3-4 शहर जाएंगे, तो फिर आप कर लेना जो करना है। जिस दिन इनके 2 पायलट गए, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने पे आ गए थे, इतने डेस्परेट हो गए थे कि इनको सिचुएशन रूम से निकालना पड़ा कि साहब ये पागल हो रहा है इंसान। अनाप शनाप बोल रहे थे, ये कर दो वो कर दो, न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर दो। कहा जाता है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसने न्यूक्लियर कोड छीन लिए इनसे। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 25th अमेंडमेंट है जो कहती है कि अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए जी जी तो देन ही कैन बी रिमूव। मैं ये सवाल अपने देशवासियों को और दुनिया को करता हूँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप के जाने से ये जो मागा की सोच है ये चले जाएगी? वो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी चढ़वाने के लिए ये स्टेज्ड इंसिडेंट था, असली नहीं था, ये नाटक किया गया है। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जो फायरिंग हुई वो, हाँ, जो फायरिंग हुई वाइट कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में। दिस मैन इज अ डेंजर टू मैनकाइंड। डोनाल्ड जे ट्रम्प जया। अब हमको अपनी सैनिक तैयारी पूर्ण करनी चाहिए। जो भी आपको रफाल खरीदने हैं, Su-30 खरीदने हैं, Su-57 खरीदने हैं, खरीदो, तैयारी करो, और लड़ने के लिए एक अंतिम युद्ध साउथ एशिया में लड़ना ही पड़ेगा। महाभारत करनी पड़ेगी। आपकी जो सितारों की कॉन्स्टेलेशन, प्लैनेटरी कन्फ्यूगरेशन महाभारत की। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट 3 धड़े थे, जिसमें शुरुआत में ईरान, इजराइल और अमेरिका। अब इजराइल कहाँ है साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, मगर हाँ, ईरान और अमेरिका एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। पहले बार की जो बातचीत थी विफल रही। दूसरी बात की बातचीत में अराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, आए और फिर ओमान और रशिया की तरफ निकल गए। उधर से मिस्टर नाइस ना होने की बात ट्रंप कहते नज़र आ रहे हैं। और वहीं अभी जो सबसे रीसेंट अपडेट है वो है टर्मिनेशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज़, जो कि यूएस की तरफ से कहा गया है 60 दिन के बाद। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो विस्तार से बात करने के लिए, जैसे हम हर बार कोशिश करते हैं, आ गए हैं मेरे जनरल जीडी बख्शी सर के यहाँ पर। उन्हीं से समझेंगे क्या है अभी की स्थिति। सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, सिंपल प्लेन क्वेश्चन, ये एपिक फ्यूरी के नाम से जो शुरू किया था, एक तो आज खड़ा कहाँ पर है, क्या स्थिति है, और दूसरा वाज इट रियली एपिक फ्यूरी या फिर ये एपिक फेलियर बन गया है ट्रंप के लिए? इन अ वे इट इज एपिक फेलियर ऑफ ट्रंप, और दुनिया के लिए अच्छा है। देखिए, एक मूल जो चीज़ है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो समझना ज़रूरी है। क्या है वो कि डोनाल्ड ट्रंप एक दुनिया को अपनी दादागिरी से धकेल रहे थे बैक टू यूनिपोलैरिटी जी, जिसमें कि अमेरिका वॉज द सोल सुपर पावर, जो चाहे कर सकता था, मनमानी कर सकता था। वो वेनेजुला पे चढ़ गए, उनकी CIA ने वेनेजुला की पूरी फौज खरीद ली, पूरे उनके पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को घूस खिलाई जी, और वो लड़े ही नहीं। बहुत शेमफुल, मतलब लड़े ही नहीं, और ये बगैर लड़े जीत गए वहाँ पे। और मादुरो को पकड़ के ले आए, उसकी बीवी को पकड़ के ले आए, और बड़ा उसके बाद जैसे टार्जन की तरह अपनी छाती ड्रम कर रहे थे। फिर ये चढ़ गए ईरान पे, ये धमकी दे रहे थे अगली बार क्यूबा इज नेक्स्ट। फिर कह रहे थे कि मैं ग्रीनलैंड में वहाँ की रेयर अर्थ है, वो मेरे को चाहिए, मैं उसको पकड़ लूँगा जी। और उसके बाद कनाडा में यूरेनियम है, ऑयल है, मैं कनाडा को एब्जॉर्ब कर लूँगा, अपने देश का एक 51st स्टेट प्रोविंस बना दूँगा जी। तो साहब, इस टाइप की मनमानी दादागिरी ये तो दुनिया को
उपनिवेश काल के युग की तरफ ले जा रही थी, कॉलोनियलिज्म की तरफ वापस धकेल रही थी। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। एक सिविलाइजेशनल, अब 21वीं सदी है, आप दुनिया को अगली क्या बोलोगे कि मैं अफ्रीका से स्लेव ट्रेड स्टार्ट करूंगा, वाइट सुप्रीमसिस्ट हूँ, ये है वो है। तो बिल्कुल दुनिया ऐसे दादागिरी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने पहले भारत अपना सारा मैक्सिमम तेल लेता था ईरान से। जी। क्यों? क्योंकि वो सबसे पास था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट थे, सबसे सस्ता था, राइट। तो इसलिए हम ईरान से तेल लेते थे। सैंक्शन लगा दी ईरान पे, बंद करा दिया। हमारी पिछली सरकार ने एकदम जो हुक्म मेरे आका करके ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, नुकसान हमारा हुआ। जी। चीन लेता रहा, ये भी गौरतलब है जी। कि चीन डिड नॉट स्टॉप, चीन लेता रहा इनसे तेल कि जाओ बाढ़ में सैंक्शन। और फिर हमने रूस से तेल लेना शुरू किया, रूस पे सैंक्शन लगा दिए, रूस से तेल नहीं लोगे। दुनिया में 2 मेन सोर्स तेल के आप ख़त्म करना चाहते हो कि सारे के सारे अपने जहाज लें, तुम्हारे से लें, ठीक है। और मैं आप 5 गुना ज़्यादा दाम पे बेच के मतलब दुनिया में गदर कराओ और मुनाफा कमाओ और दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस करा दो। तो ये कब तक गवारा था जी। इसलिए ज़रूरी था कि थर्ड वर्ल्ड से, ग्लोबल साउथ से इनको एक पुश बैक मिले, जी। वापस धक्का मिले अपनी दादागिरी का। और मुझे खुशी है कि ईरान ने अपने हिम्मत से, अपनी शुजात से इनको अच्छा, इनकी जो है नाक से खून निकाला, करारा जवाब दिया है। हालांकि ईरान को बहुत नुकसान सहना पड़ा है जी। ये इजराइल और अमेरिका ने मिलके ईरान में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोग वो लड़ गए। उनके तो पूरी टॉप लीडरशिप डिकैपेसिटेट कर दी उन्होंने। एक मिसाल दी है रेजिलियंस की, जी। सर्वाइवेबिलिटी किस तरह की। हालांकि 48 टॉप लीडर मार डाले पहले दिन। राइट। वो कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको सबको मार डाला और वो धोखे से मारा, पीस टॉक का झांसा दिया जी। कि हम तो शांति की वार्ता कर रहे हैं। नेचुरली वो बेचारे इकट्ठे हो गए नॉर्मल तरीके में ग्राउंड के ऊपर, नहीं तो वो अंडरग्राउंड चले जाने चाहिए थे, लेकिन वो धोखाधड़ी। और ये तो आप तो मतलब कोई अंत नहीं दिख रहा है इसका। 1 देश, 2 देश, 3 देश, 4 देश और कुछ 8-9 देशों के ऊपर ये हमले कर चुके हैं जब से सेकंड टर्म में। बिल्कुल। तो ये जो युद्ध है जी। ये निर्णायक तरीके से दुनिया की दिशा तय करेगा जी। कि दुनिया कहाँ जा रही है। आर वी गोइंग टू यूनिपोलैरिटी और टू मल्टीपोलैरिटी। और इस युद्ध ने जग जाहिर कर दिया है, बिल्कुल स्थापित कर दिया है कि ये दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है जी। जिसमें रूस, चीन, भारत, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये पावर सेंटर्स बन के उभर रहे हैं। जी। यूरोप भी एक अलग पावर सेंटर बन के दिख रहा है, जापान उभर रहा है, इंडोनेशिया उभर रहा है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब अलग अलग मल्टीपोलर पावर सेंटर्स है जी। और ये मेरे ख्याल इस युद्ध की सबसे बड़ी भूमिका रही, राइट। सबसे बड़ी इस ईरान युद्ध की रही। जी। क्या ये युद्ध खत्म हो गया है? जी। मेरा अगला सवाल मेरा वही था, क्योंकि अभी आज सबसे पहला अपडेट जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा, टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टाइलिटीज़, ये अपने आप में एक बहुत ही फॉर्मल स्टेटमेंट जो कि किसी एक उनके ऑफिशियल ने लिख के दे दिया हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रंप की भाषा भी नहीं है ये। तो आपको क्या लग रहा है, बताएं सर। देखिए ऐसा है कि एक 60 डेज वॉर पावर्स एक्ट है, अमेंडमेंट है जी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। 1973 में जहाँ तक है ये अडॉप्ट की गई थी जी। उस वक़्त अमेरिका में एक फीलिंग आ गई थी कि साहब हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं मनमानी कर रहे हैं जी। जो चाहे अपनी वॉर शुरू कर रहा है बगैर कोई चेक, बगैर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दिस्टिंग। वॉर डिक्लेयर करने का अधिकार केवल कांग्रेस का है और जो प्रेसिडेंट हैं इमरजेंसी पावर्स के नाम पे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई 60 दिन के बाद कुछ भी हो जाए, जो भी लड़ाई आपने छेड़ी है कांग्रेस का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। ओके। ठीक है।
और उसके चलते आपको जैसे कि सबको मालूम है 28 फरवरी को ये लड़ाई शुरू हुई थी जी। और आज 28 अप्रैल तो हो चुका है, जी। ठीक है, तो यानी कि 60 दिन पूरे हो गए। राइट। जहां 60 दिन पूरे हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के अनुसार ये युद्ध खत्म होना पड़ेगा, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस का अप्रूवल लेना अनिवार्य है, जिससे वो कतरा रहे हैं। ओके। तो उन्होंने ये एक दे दिया है स्टेटमेंट कि मैं जो है सरकार मैं वॉर को टर्मिनेट कर रहा हूं। जी। उन्होंने खुद नहीं कहा, राइट। जो एक कोई ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी है जी। कि द कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड्स टर्मिनेटेड। राइट। डोनाल्ड ट्रंप और हेग्सेथ साहब अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। पीट हेग्सेथ कर रहे थे कि क्योंकि हमने सीज फायर कर दिया है तो कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म हो गया है वगैरह वगैरह, लेकिन जी। सीज फायर के बहाने ये अपना ब्लॉकेड जारी रखना चाहते हैं, जो इन्होंने ईरान का ब्लॉकेड किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। जी। उससे प्रॉब्लम ईरान को क्या हो रही है कि स्टोरेज जितना वो कर सकता था पेट्रोल का वो ख़त्म हो गया उसके पास। खर्ग आइलैंड में स्पेस, बाकी जहाँ जहाँ जी। उसके पास स्टोरेज स्पेस था वो ख़त्म हो गया। और अब जो भी उसका ऑयल है, अब या तो वो एक्सपोर्ट करे राइट। या वो स्टोर करे, स्टोर करने की जगह नहीं जगह रही, नहीं एकमात्र एक्सपोर्ट करने का हम्म। चारा रह गया। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वो बंद कर दें तो डोनाल्ड ट्रंप की सोच ये है कि इनको अपने कई सारे कुएं बंद करने पड़ेंगे। ओके। एक बार एक ऑयल वेल को ब्लॉक कर दिया जाता है, खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जब खोला भी जाए दोबारा तो उसका आउटपुट बहुत कम हो जाता है, ओके। 20-30% घट जाता है। तो ये तो बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ना। देखिए कमीनापन कि मैं लड़ नहीं सका, मैं लड़के हरा नहीं सका, तो मैं जैसे तैसे नुकसान करूंगा इस देश का ताकि इस देश की व्यवस्था ही टूट जाए। राइट। ये उनका ये है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है? जी। 90% ईरान का तेल कौन एक देश खरीद रहा है? चीन। राइट। आप चीन के जहाज रोको तो वो तो एक्ट ऑफ वॉर है कि चीन आपके जहाज रोक सकता है ताइवान स्ट्रेट में, साउथ चाइना सी में। राइट। फिर उसको भी अधिकार है, मतलब आपकी बाप का राज है। जहां मर्जी चाहे ब्लॉकेड लगा दो, जहां मर्जी चाहे दुनिया यहाँ से नहीं लेगी, गल्फ से नहीं लेगी, रूस से नहीं लेगी, केवल मेरे से लेगी। अबे तेरे पास 16% है दुनिया का तेल, जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में 22% आ रहा है। अगर कल ईरान और हौती मिलके रेड सी को ब्लॉक कर दे, 12% वहां से आता है। 34% तेल आपने वहां का बंद कर दिया, नहीं खरीद सकते हो। 11% के करीब रूस देता है, वो आप नहीं खरीद सकते हो। तो तुम कहां से दुनिया को सप्लाई करोगे? नहीं, मतलब प्रॉफिट बनाने कहते हो सबसे तेज कि लड़ाई छेड़ो, लोगों को मरवाओ, नाश करो, सर्वनाश करो और ऊपर से प्रॉफिट बनाओ। ये तो इसकी मानसिकता है इस नीच इंसान की जी। तो अब वो दुनिया कब तक एक्सेप्ट करे? बियॉन्ड अ पॉइंट चीन कह सकता है ठीक है साहब, अगर ऐसा है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आप बात करते हैं, वो अपनी टैंकर कॉन्वॉय बना दे, साथ में अपने फ्रिगेट लगा दे, डिस्ट्रॉयर लगा दे जी, 052 क्लास के डिस्ट्रॉयर, काफ़ी ताकतवर डिस्ट्रॉयर है, और बोले मैं जा रहा हूँ साहब, ज़रा छू के दिखाओ। छू के दिखाओगे तो युद्ध होगा, और नेसेसरी नहीं है कि मैं युद्ध यही लड़ूं जहां तुम तैयार। राइट। मैं ताइवान में हमला कर सकता हूं, मैं साउथ चाइना सी में हमला कर सकता हूं, और फिर तो तृतीय युद्ध शुरू हो ही गया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप बड़े मिक्स संकेत देते हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि वॉर टर्मिनेशन हो गई जी, और कल ही उन्होंने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर से ब्रीफिंग ली है कि कैसे ईरान को 2-3 दिन और हमले करके बर्बाद किया जा सकता है। ओके। अब क्या कहा है अमेरिका के मिलिट्री कमांडर्स ने जी, मुझे अब उम्मीद है कि अब तो सच बोलना शुरू कर दे। वो यस बॉस 3 बैग्स फुल सर, यस सर 3 बैग्स फुल सर, ये तमाशा लड़ाई के मैदान में नहीं चलता था। राइट।
मरवा देंगे आप फौजी, अपने देश का नुकसान कराएंगे। सर तो लगता है कि शायद अमेरिकन कमांडर्स ने अब उतनी हिम्मत आ गई है, मॉरल करेज आ गई है टू स्पीक द ट्रूथ जी कि साहब आप एस्केलेट करो, तो आप ये करोगे तो वो ये करेगा। ओके सर, मैं इस पे जो आपने दूसरी बात कही ये करेगा वाली पे, क्योंकि पहले हम जापान का एग्जाम्पल देख चुके हैं, इतना ज़्यादा उसको पुशबैक मिला, इतना पुश कर दिया गया, एक लिमिट्स Very उसकी good. थ्रेशोल्ड तक ला दिया गया। हाँ। क्या आपको लगता है कि इस बार ईरान के साथ भी ये चांसेस बनते दिख रहे हैं? देखिए, इसको कहते हैं इतिहास में ट्रैप स्टेट सिंड्रोम, जी कि आप किसी देश को ट्रैप कर दो, ट्रैप में डाल दो, यानी एक चूहे को कोने में घुसेड़ दो, जी तो चूहा भी मुड़ के अपने दांत दिखा देगा आपको और लड़ जाएगा, काटेगा। जी ठीक है ना, चूहा भी काटेगा। ये तो ईरान है। ईरान इज अ पावरफुल कंट्री, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। जी अच्छा पलटवार किया है और आगे भी कर सकता है। राइट। और आप अगर किसी को इतना डेस्परेट करें, तो देखिए आपने जो हिस्टोरिकल एनालॉजी दी बहुत एप्ट है, बहुत सत्य है। 1941 की दशक में जी जापान अपना सारा तकरीबन तेल अमेरिका से खरीद रहा था, राइट। क्योंकि अपना उसका कोई तेल नहीं, वो अमेरिका से खरीद रहा था। और अमेरिका ने ब्लॉकेड कर दिया, जैसे ईरान का। ईरान के साथ किया है। 6 महीने उसने सह लिया, 6 महीने सह लिया, लेकिन वो समझ गया साहब कि या तो हम ऐसे ब्लॉकेड से ही मर जाएंगे, हमारी इकोनॉमी टूट जाएगी, या हम लड़के मरें। जी तो उन्होंने फैसला किया कि साहब वैसे भी मरना है तो लड़के क्यों ना मरा जाए, जी और अच्छा खासा नुकसान किया जाए अमेरिका का भी, ताकि उसको भी सबक मिले कि बेवजह लोगों को तंग करने का अंजाम क्या होता है। तो उसने साहब पर्ल हार्बर कर दिया, और सारी बैटलशिप फ्लीट, पैसिफिक फ्लीट अमेरिका की पर्ल हार्बर में हमला करके विध्वंस कर दी, नाश कर दिया। कामाकाजी अटैक किया उन्होंने। कामाकाजी अटैक किए वहां पे, और पूरी फ्लीट डिस्ट्रॉय हो गई। जी अनफॉर्चुनेटली वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे अमेरिका के, वो वहां पर्ल हार्बर में नहीं थे, जी वो बच गए। और उनकी बुनियाद पे फिर अमेरिका ने लड़ाई की टेक्निक ही चेंज करी, और वो अल्टीमेटली उनको न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना पड़ा, जी क्योंकि जापान पे कब्जा करने का और कोई तरीका नहीं था। इनके तो मिलियंस ऑफ अमेरिकन मारे जाते, राइट। ठीक है, और फिर भी कोई यकीन नहीं था कि आप पूरा जापान कैप्चर कर लो। वो तो सामुराई, कामाकाजी, हर बच्चा मरने को तैयार अपने देश के लिए। जी तो फिर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए, क्योंकि उस वक्त केवल अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे। जी क्या आज आप न्यूक्लियर बॉम्ब की हिमाकत कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि दुनिया में 9 और देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और रूस के पास अमेरिका से ज़्यादा वॉरहेड है। अमेरिका के पास 5200 के करीब वॉरहेड है, रूस के पास 6000 से ज़्यादा वॉरहेड है। राइट। ठीक है, चीन के पास कोई 600 वॉरहेड है, वो भी तेज़ी से ज़खीरा बढ़ा रहा है। 1-2 साल में 1000 से ज़्यादा वॉरहेड चीन के पास हो जाएंगे। तो आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। आप समझो कि मैं बॉम्ब चला के मैं ईरान को सबड्यू कर दूंगा, आप पे नॉर्थ कोरिया चढ़ जाएगा, किम जोंग उन आपके ऊपर ठोक देगा, 2-3-4 शहर जाएंगे, तो फिर आप कर लेना जो करना है। न्यूक्लियर राख, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पूरे अमेरिका में फैल जाएगी। राइट। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये उनके कमांडरों ने, अब मुझे लगता है, समझा दिया। नहीं तो ये तो जिस दिन इनके 2 पायलट गए, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने पे आ गए थे, इतने डेस्परेट हो गए थे कि इनको सिचुएशन रूम से निकालना पड़ा कि साहब ये पागल हो रहा है इंसान, अनाप शनाप बोल रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, न्यूक्लियर बॉम्ब फायर कर दो। कहा जाता है कि जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसने न्यूक्लियर कोड छीन लिए इनसे। तो ये तो पगला रहा था, और ये मेरा क्या होगा। वो जिमी कार्टर की पूरी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई थी, वहाँ भी जहाज 4-5-7 जहाज उड़ गए थे जी। ज़मीन पे ही उड़ाने पड़े थे, आपस में टक्कर मार दी थी ये वो, और ख़त्म हो गई उसकी प्रेसिडेंसी जिमी कार्टर की। जी। तो ये भी तो 4-5 जहाज उड़वा के आए ज़मीन के ऊपर। बिल्कुल। तो उस वक्त पगला के कह रहे थे कि न्यूक्लियर इस्तेमाल करो, तो उसने तो कोड छीन लिए, बोले इसको ले जाओ बाहर। यार ये आदमी पगला गया, ही इज गॉन स्टार्क रेविंग मैड।
और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 25th अमेंडमेंट है जो कहती है कि अगर एक सर्विंग प्रेसिडेंट पागल हो जाए जी, तो देन ही कैन बी रिमूव। एक प्रोसीजर है कि Okay. वाइस प्रेसिडेंट, सारे मिनिस्टर्स और जो आपकी सेनेट है, कांग्रेस है, जी। वो बिल पास करें और इसको हटा दें और वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज। सर यहाँ आपको बनते दिख रहे हैं माहौल, क्योंकि जेडी वांस तो खुद भी बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट। देखिए, अगर ये फिर दोबारा लड़ाई शुरू करता है, पागलपना करता है, दुनिया की इकोनॉमी इसने तबाह कर दी और पूर्ण रूप से अगर ये दुनिया में लाना चाहता है इकोनॉमिक रिसेशन जी, कि अमेरिका खुश रहेगा, मांगा मांगा, अरे भाड़ में गया तेरा मांगा यार, तूने तो दुनिया का तो नाश कर दिया इकोनॉमी का। राइट। क्या हक है तेरे को दुनिया की इकोनॉमी में तबाही मचाने का? और मचाने का मतलब फिर तेरे को भी कोई नुकसान होना पड़ेगा ना, फिर बाकी देश भी मिलके सोचना पड़ेगा कि साहब ये तो पागल आदमी हम सबका नुकसान कर रहा है, राइट। कुछ ना कुछ तो इसके खिलाफ मिलजुल के करना पड़ेगा। और जिसमें कि कुछ न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और जिसमें कि 9 न्यूक्लियर स्टेट है साहब, और टोटल दुनिया में आज के दिन राइट। 9। अगर नॉर्थ कोरिया निकाल भी दें डीपीआर कोरिया, क्योंकि वो शायद उस तरीके से साथ नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं, रशिया, चाइना, इंडिया। चाइना, इंडिया, नॉर्थ कोरिया भी पावर है साहब, न्यूक्लियर पावर है। जी जी जी। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइड्रोजन बॉम्ब का भी उन्होंने थोड़े समय पहले परीक्षण किया था, सफल परीक्षण किया। है। और वो तो कह रहे हैं कि उनके पास ICBM है जो अमेरिका के शहर उड़ा सकते हैं जी। और वो सन की, जितना डोनाल्ड ट्रंप सन की है उससे ज्यादा सन की वो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया का। और वो तो कह रहा है तू जरा करके तो देख, मैं बताता हूँ तेरे को। वो कह रहा है अगर तूने ईरान पे इस्तेमाल किया न्यूक्लियर बॉम्ब, मैं ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब और ICBM दूंगा या मैं चला दूंगा उसके बिहाफ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है उनकी फौज के सीनियर कमांडरों ने ये कटु सत्य समझा दिया। सर अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब की बात ही कर रहे हैं तो 60% के आसपास जो एनरिच यूरेनियम है वो तो ईरान के पास भी है। अगर हम और उसमें हफ्ते लगेंगे उसको कन्वर्ट करने में टू 90%, जो कि न्यूक्लियर ग्रेड जी। और ईरान ने 60% कब बनाया था? जबकि देखिए ओबामा साहब ने 2015 में JCPOA कर दिया था, उसके साथ संधि कर दी थी जी। उसने कहा था कि मैं अपना न्यूक्लियर यूरेनियम सारा जो है वो IAEA को हैंड ओवर कर दूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, मैं बॉम्ब नहीं बनाऊं जी। फिर भी आपने वो संधि कैंसिल कर दी, ट्रीटी कैंसिल कर दी। ट्रीटी कैंसिल करी, उसने बोला ठीक है साहब ट्रीटी कैंसिल, मेरे पे सैंक्शन लगाए जा रहे हो तो मैं तो जो है मैं भी एनरिच करूंगा। बिल्कुल। उसने 60% एनरिच कर लिया है जी। अब अगर आप एक उसको ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करें, एक तो वो न्यूक्लियर बन सकता है जी, एनरिच कर सकता है, पहली चीज कर तो सकता है, क्यों नहीं? जब वो 60% तक कर सकता है, 30% और में हफ्ते लगते हैं जी। 1-2 हफ्ते में वो एनरिच हो जाएगा जी। नॉर्थ कोरिया उसके लिए करके दे सकता है, रूस करके दे सकता है, चीन करके दे सकता है जी। वो न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा। फिर हाथ लगा के देखना, क्योंकि आप करोगे तो पड़ेगा वापस तबाह का तुम्हारे। इजराइल तो गया फिर, और वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में। तो साहब ये बात ऐसी है कि लगता है इनको कोई बेयर फैक्ट्स ऑफ लाइफ जी। इनकी अपनी फौज ने समझा दिए कि साहब न्यूक्लियर ज़्यादा बकवास नहीं करो, क्योंकि फिर अमेरिका की अस्तित्व पे खतरा है। फिर न्यूक्लियर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी, फिर तू बना लेना बॉलरूम। सर जो सुपर पावर वाला अभी तक का पूरा मुलम्मा था जो कि US के साथ चलता था, आपको वो अब हटता दिख रहा है? हटना पड़ेगा साहब। कब तक दुनिया मतलब एक आदमी की सनकी पना और दादागिरी सहेगी? कब तक भारत सहेगा? ईरान से तेल नहीं ले सकते क्योंकि वो सस्ता है तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे क्लोज है ज्योग्राफिकली, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट है, नहीं ले सकते। अमेरिका का आदेश है, सरकार का आदेश है, भैया चलो रूस से तेल लेना शुरू किया, रूस से तेल नहीं लोगे, सरकार का आदेश है। अबे तेरे बाप का राज है, हम गुलाम हैं तेरे। मतलब अब दुनिया को भी सटीक जवाब देना होगा कि बस हो गया काफी, ये दादागिरी अब सहन शक्ति के पार जा रही जी। क्योंकि जिस तरह की मनमानी आप करें, थोड़ी देर तो दुनिया ने टॉलरेट कर दिया कि सन की आदमी है, अभी मिड टर्म इलेक्शन होगी, ये लेम डक बन जाएगा। राइट। फिर क्या है, चलो टॉलरेट कर लो। पहले ये एक रवैया था
भारत में, जापान में, साउथ कोरिया में, यार ये सन की पागल आदमी है, इसको टॉलरेट कर लो, ज़्यादा देर, मैक्सिमम 3 साल रह गए और जी तब तक सहना है तो सह लो, जब जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा स्थिति। क्या स्थिति नॉर्मल होगी? मैं ये सवाल अपने देशवासियों को और दुनिया को करता हूँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप के जाने से ये जो मागा की सोच है ये चले जाएगी? बहुत सारे इसके एडियरेंट्स हैं। राइट। रिपब्लिकन कह रहे हैं हम तो फिर आएंगे, ठीक है। और डेमोक्रेट्स जब आए थे, मुझे बताइए, जो बाइडेन ने कोई खास अच्छा आपके साथ बर्ताव किया था? बिल्कुल नहीं। उसने तख्ता पलटा श्रीलंका में, बिल्कुल। उसने तख्ता पलटा ये बांग्लादेश में, बिल्कुल। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आए तो तख्ता पलट दिया नेपाल में। लद्दाख में हमको तंग करने की कोशिश कर रहे थे जी। कुकी लैंड बनाने की बात कर रहे हैं कि एक अलग नॉर्थ ईस्ट में इनके बनाएंगे, मर्सनरीज आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और मर्सनरीज अपने भेज रहे हैं हथियार की ट्रेनिंग देने के लिए, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के, राइट, ताकि ड्रोन से हमारी फौज को नुकसान पहुंचा। तो साहब ये कोई शत्रु बोध होना पड़ेगा। मीठी मीठी बातें करना, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये अगर आपको विदित नहीं हो रहा है तो आप नुकसान उठाएंगे। सर मगर कुछ लोगों को शायद सर्वविदित हो चुका है, समझ में आ चुका है, क्योंकि 3 बार ट्रंप पर असैसिनेशन अटैक हो चुका है। अगर अभी हम ये जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर को भी जोड़ें, वो तो अमेरिका की बात है ना साहब, वो अंदरूनी मामला है अमेरिका। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर कुछ लोगों का लोग चिड़े हुए हैं इनसे, बहुत बुरे, बहुत वैमनस्य है डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन्स के बीच में। उसके चलते गन कल्चर है अमेरिका के अंदर, हर किसी के पास हथियार हैं, खरीद सकता है, रख सकता है, ऑटोमेटिक हथियार खरीद के AK-47 घर में रख सकता है जी। तो ये गन कल्चर नुकसान तो अमेरिका का ही कर रहा है ना। ओके। और वो उनके कोई 4 प्रेसिडेंट असैसिनेट किए जाते बिल्कुल। 48 प्रेसिडेंट्स और टॉप ऑफिशियल्स पे हमले हुए हैं, और जो हर आए दिन शूटिंग होती है, बच्चे मारे जाते हैं, ये अमेरिका में ही हो रहा है। ये तो एक किस्म का पागलपना है। और कब तक अमेरिका के लोग बर्दाश्त करेंगे? अब वो तो अमेरिका के लोगों के ऊपर है ना। वो गन लॉबी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो हटने ही नहीं देती। वो कहती कि ये जो काउबॉय कल्चर है कि मेरे यहाँ और यहाँ वाइल्ड वेस्ट चलेंगे, हैं वाइल्ड वेस्ट, ठीक है, काउबॉय कल्चर। तो अब काउबॉय कल्चर, अब आपको मुबारक हो, वो तो अमेरिका के लोगों को फैसला करना पड़ेगा ना, कब तक अपने बच्चे मरवाना चाहते हैं। नहीं सर, मेरे समझने के लिहाज से ये था कि क्या जो अटैक हुआ अभी व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पे, आप उसे आइसोलेटेड केवल और केवल एक यूएस के किसी सिटीजन की बात मानते हैं, वहां पे कोई अगर आदमी उनसे नाखुश है, या फिर कहीं ना कहीं आप इसको ईरान या फिर बाकी जो रिजीम्स हैं उनका भी इसमें हाथ मानते हैं? ईरान पे थोपने की कोशिश की जा रही है कि हर चीज ईरान पे बहाना लेके और हमले करो वगैरह वगैरह, लेकिन ये लोन वुल्फ अटैक था। ओके। बिल्कुल क्लियर लोन वुल्फ अटैक था, सेल्फ रेडिकलाइज था, और वो बहुत नाराज था इनकी जो पॉलिसीज हैं। और ये वो उसने कहा भी है, अपनी स्टेटमेंट भी दी है कि ये पीडोफाइल है, बिल्कुल बिल्कुल, यौन शोषण किया है छोटी छोटी बच्चियों का, एप्स्टीन फाइल्स। और एप्स्टीन फाइल में इसका नाम हजारों बार आया है, एक बार नहीं। तो इससे वो नाराज था, और इसने जो ईरान में किया उससे नाराज था। और लेकिन एक और बड़ी हैरत अंदेश चीज सुनी है हमने, तो देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी अटकलें लग रही हैं अमेरिका के अंदर जी, कि साहब ये तो स्टेज्ड एनकाउंटर था। क्योंकि जब उनके ऊपर पिछला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था इलेक्शन के दौरान, तो उनको बड़ा फायदा हुआ था, पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी जी, कि भाई उन्होंने हिम्मत दिखाई, ये दिखाई, अंडर फायर ही वाज कूल एंड काम वगैरह, और डरे नहीं थे वगैरह। जी जी जी। सो उनकी जो पॉपुलैरिटी चढ़ गई थी जी। अब डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी 32% पे आ गई, वन ऑफ द लोएस्ट फॉर एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब वो कुछ ना कुछ वो लोग अटकलें लगा रहे हैं कि अपनी पॉपुलैरिटी चढ़वाने के लिए ये स्टेज्ड इंसिडेंट था, असली नहीं था, ये नाटक किया गया है। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जो फायरिंग हुई, वो हाँ, जो फायरिंग हुई व्हाइट कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में जी, और कहा जा रहा है कि ये बड़े इच्छुक हैं कि व्हाइट हाउस में एक अंडरग्राउंड बॉल रूम, डांसिंग रूम बनाया जाए खूब बड़ा। तो उसको बनवाने के लिए लोग कह रहे थे बड़ी फजूल खर्ची है, राइट, तमाशा है।
कि एक प्रेसिडेंट को और कोई काम नहीं सिवाय बॉलरूम डांसिंग के, कि बॉलरूम डांसिंग मेरे वहाँ नीचे होना चाहिए फ्लोर, और तो फिर ये बहाना किया कि देखो साहब ये व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर वो वहाँ हो सकती थी और ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं होता। अब अगर सिक्योरिटी रिस्क आप जिस होटल में आप कर रहे थे आप नहीं रोक पाए, तो फिर तो आप व्हाइट हाउस में भी हो सकता है, अगर ये स्टैंडर्ड है। तो खैर अब ये वक्त बताएगा कि भगवान जाने सच है कि झूठ है जो अमेरिका के लोग कह रहे हैं जी। लेकिन कहा जा रहा, अटकल लगाई जा रही है कि लोग इतना विश्वास हट गया है इस रिजीम के ऊपर कि ये कुछ भी कर सकता है। यू सी व्हाट पीपल बिलीव जी इज एन इंडिकेटर ना, इंडिकेटर है कि भाई लोग क्या, तुम्हारा कोई विश्वसनीयता नहीं, झूठ बोलता है, एक दिन में 4 बार स्टेटमेंट बदली करता है और 24 घंटे बोलता रहता है। कौन सा पहला प्रेसिडेंट आपने इसके पहले देखा है अमेरिका में जो 24 घंटे टीवी कैमरास के सामने से हटना ही नहीं चाहता? नहीं तो अपने ट्रूथ सोशल पे लगे रहते हैं, अगर वहां से हटते हैं तो ट्रूथ सोशल पे चले जाते हैं, रात के 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक ट्रूथ सोशल करते हैं। अभी हेल होल बता दिया सर इंडिया और चाइना को, ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर कहा इंडिया और चाइना हेल होल सुनने के बाद भी अगर भारत में ऐसे लोग रह सकते हैं जो कि अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझें और डोनाल्ड ट्रंप की महिमा मंडन और यशगान करें, तब तो मुझे साहब बहुत खतरा लग रहा है। शत्रु बोध आपको हो चुका है और इसका तरीका शत्रु का भी आप समझ सके हैं कि बोलता बड़ी मीठी मीठी बातें हैं, फुसलाता है, बेवकूफ़ बनाता है जब अपना काम कार्य सिद्ध करना हो, कुछ भी चापलूसी कर देता है, लेकिन असली में दिल में क्या है, जहर। पाकिस्तान को गोदी में बिठाया हुआ है फील्ड मार्शल को, जिसने सारा तमाशा टेररिज्म भारत के खिलाफ किया हुआ है। वहां टेररिज्म इसको नहीं दिखती, केवल ईरान की टेररिज्म दिखती है साहब। पाकिस्तान की टेररिज्म बजाय भाड़ में, वो भारत का मामला है। भारत के लोग मरे क्या फर्क पड़ता है, अश्वेत हैं, नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, मर जाए तो मर जाए। अच्छा मर जाए तो मर जाए, हम लड़ेंगे साहब, आप क्या समझते हो? हम भी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, स्पेस पावर है, सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स है। ताकत हमारे पास भी है जवाब देने की, और एक बार हम दिखा चुके हैं जब तुमने पिछली साल बचाया पाकिस्तान को जी, आप कूद पड़े मैदान में उस वक़्त अपनी तरफ से बेवजह की मध्यस्थता करने, ठीक है। तो बात ऐसी है साहब कि सेल्फ स्टाइल्ड, वो भी बात ऐसी है कि अब भारत को पूर्ण रूप से शत्रुबोध हो जाना चाहिए। जितना नुकसान ये इंसान कर सकता था, 50% का टैरिफ किसने लगाया जी? कौन 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, राइट। किस लिए? कि आप रूस से तेल लोगे तो 500% में टैरिफ लगाओ। अच्छा, आपकी रूस से नहीं बनती, पूरी दुनिया कुट्टी करेगी, दैट इज योर ब्लडी प्रॉब्लम। हमारी तो बहुत अच्छी पड़ती। वही से यूनिपोलैरिटी वाली बात आ जाती है ना, वही यूनिपोलैरिटी वाली बात है ना कि मेरा राज है जी, मेरा सेक्टर बाकी सब मेरे गुलाम हैं, स्लेव्स है, राइट। तो गुलाम से याद आया पाकिस्तान, अभी दूसरे जो चरण की जो वार्ता थी उसमें अराकची आए और बिना उससे मिले और चले गए ओमान और रशिया की तरफ। सर ये एक ऑन अ सीरियस नोट आई नीड टू अंडरस्टैंड, क्या सही में आपको 1% भी वार्ता से खत्म होता लग रहा है या फिर उससे आगे बढ़ चुकी है अभी पूरी कॉन्फ्लिक्ट? देखिए साहब, जो पूरा ट्रस्ट है वो टूट चुका है। आप संधि करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं। एक प्रेसिडेंट करते हैं, ओबामा संधि करते हैं, JCPOA करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, सब खलास हो जाता है। और आप आते हैं अगली इलेक्शन में, माय फुट, राइट, बकवास करता था, पागल था ओबामा। अरे पागल तो तू है। वो तोड़ दी, रिटर्न एग्रीमेंट तोड़ दिया साहब। अब रह क्या गया तोड़ने को? जबान तो तुम्हारी, मतलब कोई इज्जत होती है यार, कोई आबरू होती है लोग की। लोग कहते थे कि प्राण जाई बरु वचन न जाए, कि बोल दिया तो बोल दिया जी, ठीक है साहब। ये इंसान है कि एक दिन में 3 बार बदली कर देता है, हर बारी नाटक करता है पीस टॉक्स का,
पिछले साल किया जून में। जी पीस टॉक चल रही थी और हमला करवा दिया इजराइल से ईरान के ऊपर। राइट। इस साल दोबारा वही नाटक किया। पीस टॉक चल रही थी और ये हमला कर दिया मिलकर ईरान के ऊपर इजराइल के साथ। ठीक है जी। उनके आयतुल्ला को मार डाला, उनके ये मतलब ये पीस टॉक का तेरा अंदेशा है या मतलब है कि पीस टॉक करेगा, मतलब ये प्लान बना रहा है टॉप लीडर को असैसिनेट करने के, खूना खच्चर मतलब मर्डर करने के प्लान। जी। मर्डर करना, तू तो गैंगस्टर है, गैंगस्टर का दर्जा हो गया ना साहब। इसका मर्डर, उसका खून, तीसरे का खून, चौथे का खून, टॉप लीडर को मारो, इसको असैसिनेट कर दो। ये तो क्या दुनिया गैंगस्टरिज्म के बुनियाद पे चलेगी? सर ये बात ईरान को शायद समझ में आ चुकी है, इसीलिए जब अराक्ची आए तो वापस वो सीधे नहीं गए। बिल्कुल। देखिए अब ईरान भी ये चीज समझ चुका है कि ये जब भी बातचीत का ढोंग करते हैं तो ये हमले की तैयारी कर रहा होता है, छुरी चलाने की, पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में लगा होता है। एक क्रिमिनल माइंडेड प्रेसिडेंट है ये। तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, साहब हम आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम अपना मैसेज छोड़ देंगे पाकिस्तान के पास, पढ़ लेना, जो जवाब है पाकिस्तान को दे देना, तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे भाई। तुम विश्वसनीयता तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई विश्वसनीयता। तो ईरान भी देखिए बड़ा सीधा, अराक्ची साहब आए पाकिस्तान और तब डोनाल्ड कुशनर, वो क्या कहते हैं, विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर साहब बड़े आतुरता से बैठे थे कि हम फ्लाई करेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया, तुम जाओ फ्लाई करो, जहां मर्जी करो, मैं नहीं तुमसे बात करूंगा। वो वहां से गए ओमान और ओमान से पहुंच गए रूस। अच्छा, बिल्कुल। रूस ने सबके सामने ऑफर दिया है कि भाई अगर सारे फसाद की जड़ वो 450 किलोग्राम यूरेनियम है तो मैं उसे लेने को तैयार। आई एम प्रिपेयर्ड टू टेक दैट यूरेनियम फ्रॉम ईरान एंड कीप इट इन कस्टडी। तो जैसे तो ट्रम्प साहब उसको मना कर दिया है ट्रम्प साहब ने, बाय द वे। जी। जो ऑफ रैंप है खुद मना कर रहे हैं, फिर न्यूक्लियर प्रॉब्लम है। सोल्यूशन भी आपको बता दिए। पिछली बार भी कस्टडी रूस को दी गई थी साहब, जब JCPOA हुआ था। जी। रूस ने कह दिया कि हम लेने को तैयार हैं, ईरान ने कहा मैं देने को तैयार हूं। व्हाट्स योर ब्लडी प्रॉब्लम यार? प्रॉब्लम यह है कि तेरे को कोई बहाना चाहिए दुनिया भर में हमले करने का, विनाश करने का, और जो इकोनॉमी है दुनिया की उसको तबाह करने का। दिस मैन इज अ डेंजर टू मैनकाइंड। डोनाल्ड J. ट्रंप JR। और अब दुनिया को स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत इस वक्त ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी, राइट। अभी सर हाल ही में वो भी होने वाली है, मीटिंग भी होने वाली है, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली जी। SCO में अभी सर मीटिंग हुई जिसमें रक्षा मंत्रालय, हमारे रक्षा मंत्री वहाँ पहुँचे सर। उसके अंदर एक स्टेटमेंट आया रक्षा मंत्री का, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे जान लूँ। तो उसको लेकर थोड़ा सा बैकलैश मिला कि उसमें टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होती, इस तरीके की बात कही गई रक्षा मंत्री द्वारा। तो थोड़ा बैकलैश मिला, जबकि हम बहुत पहले से एकदम क्लियर कट पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे देखते हैं, और जो कम से कम मदर ऑफ टेररिज्म की तरह है। आपका क्या टेक है सर इस पर? बिल्कुल सही है टेक। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, इसमें शक क्या है? हर फसाद, हर दंगा, हर तमाशा, उसकी जड़ पाकिस्तान है और 40 साल से कर रहा है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। और जो SCO था उसकी भी इजाद की गई थी कि भाई हम टेररिज्म को रोकेंगे। बेसिकली वो इसके खिलाफ है ना, तो वो तो उसका बुनियादी ढांचे में, रूल्स में लिखा हुआ है। तो उनको याद दिलाया, तो फिर ये अब पाकिस्तान भी क्योंकि उसका मेंबर बनवा दिया है चीन ने, तो वो अपनी टांग अड़ाता है वहाँ पे कि नहीं जी मैं तो बड़ा पाक मुल्क हूँ, साफ हूँ, दामन साफ है मेरा, खून खच्चर से लिपटा हुआ है, छुरी पोंछता रहता है अपने कपड़ों से, है ना, जो पीठ में घोंपता है। तो पाकिस्तान को भी आड़े हाथ लेने का वक्त आ रहा है, क्योंकि ये एक अमेरिका की पाली हुई मुसीबत है। अमेरिका की पाली हुई मुसीबत है। हर पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को किसने गोद में रखा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अयूब खान से लेकर याहिया खान, ये सारे तमाशबीन, और वो दैट जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ,
ये सारे तमाशबीन जो हैं, किन्हें पाल रखा है? किन्ने पाला? अमेरिका ने पाला, अमेरिका ने हथियार दिए, अमेरिका ने उकसाया कि भारत को एक अच्छा तरीका मिल गया है भारत को चाबी देने का। भारत वालों को समझ नहीं आती, हम तो अमेरिका के दोस्त हैं। इनफैक्ट अभी भी मुनीर का तो पूरी फैमिली यूएस में ही है सर। बिल्कुल, वो तो सिंदूर चलने के पहले भिजवा दी थी और घर शर खरीद के रख लिए हैं। जो सारा घूस और चोरी का पैसा है, डकैती का पैसा है, वो सब लगा रखता है वहाँ। ये सब यही करते हैं, या इंग्लैंड में लगाते हैं। नवाज शरीफ के सारे ऐश महल इंग्लैंड में है, और इनके जनाब और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इंग्लैंड पहुँच गए थे, राहिल शरीफ साहब सऊदी अरेबिया पहुँच गए, और ज़्यादातर इनके फौजी हैं, जर्नल जो हैं, वो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तभी चमचागिरी करते हैं। तभी मेरे आका, मैं तेरा गुलाम, मैं योर हम्बल सर्वेंट, ये सब बकवास सेफ हेवन के तौर पर उनको मिल जाता है, वो मिल जाता है। और एक चमचा डिस्टेबलाइजर मिल जाता है, जैसे कि यूक्रेन ने डिस्टेबलाइजर का काम किया है रूस के खिलाफ जी। अपनी टेरिटरी रेंट आउट करी है फॉर वॉर्स अगेंस्ट रशिया। ये पाकिस्तान का शुरू से ये फितरत रही, अपनी टेरिटरी रेंट आउट करो कि साहब भारत को तंग करो, भारत को, लोगों को मरवाओ। सीधे लड़के नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं पिट जाऊंगा। सीधा लड़ा था लास्ट बार 1971 में, 2 टुकड़े हो गए जी। ठीक है साहब। तो अब उसको मालूम है कि एकमात्र तरीका है भारत से लड़ने का एसिमेट्रिक टेररिज्म, वो करते आ रहा है, और उसको अभी तक आड़े हाथ नहीं लिया। वो पहली बार आड़े हाथ लिया पिछले साल अपना ऑपरेशन सिंदूर। 6 दिन बाद सर एनिवर्सरी भी आ रही है ऑपरेशन सिंदूर की। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। और मैं लगता हूँ कि अब हमको अपनी सैनिक तैयारी पूर्ण करनी चाहिए। जो भी आपको रफाल खरीदने हैं, Su-30 खरीदने हैं, Su-57 खरीदने हैं, खरीदो, तैयारी करो, और लड़ने के लिए एक अंतिम युद्ध साउथ एशिया में लड़ना ही पड़ेगा। महाभारत करनी पड़ेगी। आपकी जो सितारों की कॉन्स्टेलेशन, प्लानिटरी कन्फ्यूगरेशन महाभारत की, वो बनती दिख रही है सर आपको? बिल्कुल दिख रही, साफ दिख रही। मैं कब से कह रहा हूँ कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जितना भी हम कह दें कि हम युद्ध नहीं चाहते, अगर युद्ध होना है तो तैयारी करो। नहीं सर, हम तो बुद्ध के देश हैं, युद्ध का नहीं। हम तो बुद्ध का देश है ना सर। अभी बात है बुद्ध का देश है तो फिर हमारे ऊपर 7 सदी तो बाहर वालों ने आके राज किया ना, हमारा फायदा उठाया, हमारी अहिंसा का, हमारी शांति प्रियता का राइट पूर्ण रूप से फायदा उठाया। क्योंकि हम अपनी फौज को तो लास्ट प्रायोरिटी दी थी कि हम तो शांति प्रिय देश है। हम शांति प्रिय हैं क्या? वो लोग शांति प्रिय हैं, खून के प्यासे हैं हरामजादे। सर सबसे आखिर में बहुत संक्षेप में, अगर ये जो 60 दिन की पूरी अवधि जो हुई है, जिसके बाद अभी टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ करके जो स्टेटमेंट आया है, आपको क्या लगता है कि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर आगे अगर बढ़ा तो कितना ज़्यादा भयावह रूप ले सकता है? अगर इन्होंने बढ़ाने की बेवकूफ़ी करी, ट्रेलर इनको दिख चुका है। अरे जो तुम 60 दिन में नहीं कर सके, तुम सर मार के 3-4 दिन में करोगे। जो भी प्लान डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि मैं 3-4 दिन मारूंगा, फिर मैं विक्ट्री डिक्लेयर करके सीज फायर लेके, ऑफ रैम्प लेके, मैं जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, वो तमाशा करूंगा। लेकिन साहब आई होप इनके मिलिट्री कमांडरों ने इनको अंजाम समझा दिया है जी। तुम्हारा एक कैरियर ग्रुप डूब गया, डोनाल्ड ट्रंप, तेरी प्रेसिडेंसी डूब गई उसी दिन, और अमेरिका की सब छवि समाप्त हो जाएगी दुनिया के सामने। और ईरान अपने सारे हाइपरसोनिक मिसाइल कोस्ट पे ले आया है ताकि वहाँ से मैं इनके जो जहाज़ गल्फ ऑफ ओमान में मच्छरों की तरह मचल रहे हैं, उनको मैं 2, 3, 4 तो डुबो के छोड़ूं। राइट, डुबो सकता है। इजराइल की हालत खस्ता है इस वक्त। तो इजराइल तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है, ना कोई स्टेटमेंट, ना कुछ। अभी प्रोस्टेट कैंसर की बात आई नेतन्याहू साहब के कि वो छुपाई गई थी। अब साहब मैं किसी की व्यक्तिगत में नहीं जाना चाहता, और जो कुछ भी है मुझे वो आदमी दिलेर लगता है। लेकिन सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपने देश के लिए, देश हित में करें तो वो चीज़ सही बैठती। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत हित पे चले जाए
उनके खिलाफ केसेस, जिस दिन लड़ाई खत्म होगी वो कोर्ट केस में जाना पड़ेगा नेतन्याहू साहब को। नेतन्याहू साहब, ये सत्य है। तो क्या अब एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी है, इतनी खराब जंग जिससे दुनिया की तबाही हो गई है, इकोनॉमिक सत्यानाश हो गया है, वो किस लिए छेड़ी? अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि अगर वो जो, मेरे ख्याल भगवान दिखा देते आपको धर्म कहाँ है। वो हमारे कहते हैं ना, धर्म का मतलब मजहब नहीं है, राइट, राइटियसनेस, बिल्कुल करेक्ट, जस्टिस कहाँ है। तो बिल्कुल आपके साथ नहीं है, नहीं तो ऐसी हालत नहीं होती। उसका फल शायद मिल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं। कहना डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये है कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स को सुर्खियों से हटाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। दूसरे के खिलाफ है कि उसके खिलाफ केस चल रहे थे, उसने युद्ध छेड़ दिया। अब अगर ऐसे व्यक्तिगत वजहों से इतने खराब भीषण युद्ध होंगे जिसमें हजारों लोग मर गए, जिसमें लाखों की तबाही हुई, करोड़ों की तबाही हुई है इकोनॉमिक जी, वो फिर कहाँ तक जायज़ है? सर इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। दोबारा उम्मीद तो यही है कि ये इस बार जो टर्मिनेशन हुआ है ये ऐसा ही रहे। बाकी जैसा आप कहते हैं कि ट्रंप दिन में 4 बार बयान बदलते हैं, तो हो सकता है कि शाम तक हो सकता कोई नया बयान या कुछ आ जाए। अरे इस आदमी का इतना विश्वास नहीं है कि ये नाटक करे टर्मिनेशन का और हमला कर दे कल, कि सरप्राइज हासिल कर लिया, अचंबा हासिल कर लिया, टैक्टिकल सरप्राइज हासिल कर दिया। मतलब ये केपेबल ऑफ एनीथिंग मैन। इसका कोई ज़मीर नहीं, कोई मोरालिटी है नहीं, कोई मोरल ग्राउंड नहीं, कोई कुछ है ही नहीं। तो ये हम साहब, वी विल बिलीव इट व्हेन वी सी इट। जब देखेंगे तब विश्वास, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आगे जैसा भी होता है बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय भारत, जय हिंद। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए दी एज।